अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। और आज की बात में, आज प्रोग्राम में हम यहाँ जब मौजूद हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो मसाइल होते हैं वो मसाइल होते हैं सेहत के मसाइल की वजह से हमारे प्राइवेट अस्पताल ने एक कारोबार शुरू कर रखा है। यकीनी तौर पे वही भी एक उनका हक है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी बंदा जो है वो अस्पताल खोले और अपनी प्रैक्टिस करे और जो भी उसके कारोबार है वो कारोबार करे, जो भी है कारोबार है ये भी। लेकिन वजह यह है कि ये प्राइवेट अस्पताल इतनी ज़्यादा जो वाफिर मकदार में हमें गली गली मोहल्ले मोहल्ले नज़र आते हैं, छोटे बड़े, ये इतनी ज़्यादा तादाद में जो है वो एक जंगल की तरह क्यों फैल गया? कभी हमने सोचा? यकीनी तौर पर हमें सोचनी चाहिए और हमें इस पर बात भी करनी चाहिए। बात यह है कि जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स हैं इसी तरह प्राइवेट अस्पताल हैं। इनकी फैलने की वजह यह है कि हमारे सरकारी अस्पताल की वो कारकर्दगी नहीं है, हमारी सरकारी अस्पतालों की कोई कारकर्दगी नहीं है, जिसकी वजह से लोग उस पर एतमाद नहीं करते और वो अपना पेट काट कर अपने प्यारों की इलाज के लिए जो है उन अस्पतालों में जाते हैं। अब रही बात ये कि ये एक सरकारी अस्पताल होता है, फिर उसके बाद प्राइवेट अस्पताल है। इसके अलावा भी हमारी हुकूमत ने जितने भी जो मेहनतकश हैं, मजदूर हैं, जो मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, ख़ास तौर पर जो आपके सरकारी इदारे हैं या कारखानों में है, इंडस्ट्रीज़ में है, इन मजदूरों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी का एक निज़ाम कायम किया। जिस तरह के EOBI कायम किया कि उनको ओल्ड बेनिफिट के तौर पे उन्हें पेंशन मिलता है जब वो रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसी तरह सोशल सिक्योरिटी का एक निज़ाम कायम किया गया, सिंध सोशल सिक्योरिटी सेसी जिसे हम कहते हैं। उसका मकसद ये था कि जो वो मजदूर हैं और वो जो मेहनत कश हैं उनको सेहत की जो सहूलियात हैं वो मुफ्त हासिल हो सकें जदीद तरीन तरीके से, जिस पे कि सेसी का एक महकमा कायम किया गया। और इस सेसी के महकमे ने मुख्तलिफ जो शहर के जो इलाके हैं वहाँ डिस्पेंसरियाँ कायम की इन्होंने, वहाँ तकरीबन अस्पताल कायम किए जिनमें कि किडनी की भी हैं, इसके अलावा दीगर जनरल अस्पताल भी हैं और भी बहुत सारे अस्पताल हैं, वो तमाम के तमाम कायम किए। अब ये सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन जो कायम किया गया ये 1967 में कायम किया गया। इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है तरक्की होती रही और ये सिंध का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है ये आम मजदूरों के लिए एक नेमत बन गया कि वो वहाँ जाते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें वहाँ से जो है इलाज और मुआवजे की सहूलत दस्तयाब होती थी। लेकिन उसके लिए भी ये था कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं या दफातर हैं जिनके कि मजदूर वहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ जो है वो हुकूमत को या इदारे को जो है वो अपना भी कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। वो कंट्रीब्यूशन मजदूरों के हवाले से, इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और मालूमात भी करेंगे। लेकिन बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सेसी का जो महकमा कायम किया गया 1967 में, उसके बाद आज 2025 में हम मौजूद हैं, लेकिन इस सेसी के महकमे ने अभी तक अपनी जो एक रेट है, एक जो अपना एक मकाम है, वो अभी तक कायम करने में मेरी नज़र में जो है कामयाब नहीं हुआ। इसलिए कि सेसी ने का जो सिस्टम था वो बहुत खूबसूरत सिस्टम है और इससे हमारे जो गरीब मेहनतकश मजदूर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है सहूलियात थी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह कर सकते थे। जो उन सरकारी अस्पतालों में, जिनमें कि जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल और दीगर भी जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उन पर जो है लोड भी कम होता। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सेसी वो किरदार अदा नहीं कर सका जो सेसी को किरदार अदा करना चाहिए था। इसमें हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इसके अंदर इसमें मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ यूनियंस के जो लोग होते हैं वो भी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा दीगर लोग भी होते हैं। सिस्टम क्या होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, कैसे चलाते हैं और इसका निज़ाम जो है वो किसके हाथों में होता है, मरकज़ियत किसके पास होती है और कैसे इसको हम रन करते हैं। तो आज हम इस पर ही गुफ्तगू करेंगे और सेसी को हम मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे और एक महदूद वक्त में हम कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से जो है इनके मुतालिक तमाम चीज़ें मालूम कर सकूँ और आप तक जो है एक मालूमात है वो हम आप तक पहुँचा सकें। तो स्टूडियो में जिन मेहमानों ने आज मेरे प्रोग्राम को जीनत बख्शा है उनसे मैं पहले आपसे तारुफ करवा तो चलूँ, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। मेरे आज पहले मेहमान है जनाब वसीम जमाल साहब। वसीम जमाल साहब जो हैं ये डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशन सेसी के। थैंक यू वसीम जमाल। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब मुख्तार हुसैन आवान साहब। मुख्तार हुसैन आवान साहब जो हैं
ये सदर हैं पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन, मेंबर गवर्निंग बॉडी भी हैं सेसी के, यानी नुमाइंदा उसमें एक रुकन भी हैं ये। थैंक यू मुख्तार हुसैन अवान साहब। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब हुसैन बादशाह साहब। हुसैन बादशाह साहब जो हैं चेयरमैन है कराची डॉक लेबर बोर्ड वर्कर्स यूनियन के और पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन और वर्कर्स यूनियन ऑफ पोर्ट कासिम CBA के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। थैंक यू हुसैन बादशाह साहब। तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ और थैंक यू कि आप लोगों ने वक्त निकाल के आज इस प्रोग्राम में शरीक हुए। सबसे पहले तो वसीम साहब की तरफ चलते हैं, इसलिए कि मेन आदमी तो यही है ना, यही बताएंगे सेसी क्या है, इसका मकसद क्या है? देखिए, सोशल सिक्योरिटी का जो बुनियादी मकसद है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो वही है जो यूरोप से हमारे यहाँ आया और जो जिसका जो हमें बाबा आदम कहते हैं, बिस्मार्क जर्मनी के। तो पाकिस्तान ने जब ILO के उस कन्वेंशन पे साइन किया जिसमें वो कहता है कि आप अपने कि आप अपने तमाम शहरियों को सोशल सिक्योरिटी की सहूलत देंगे, तो ये 1952 में पाकिस्तान ने ये ILO की कन्वेंशन साइन किया था। लेकिन सोशल सिक्योरिटी का इदारा बनते बनते वो 1965 आ गया और उसमें ऑर्डिनेंस बना। फिर 2 साल बाद ये इदारा फंक्शनिंग हुआ है। ठीक है। अब इसमें इसका जो फ्यूचर है वो तो वही है जो यूरोप का है, लेकिन इसको फिर गवर्नमेंट ने जब इम्प्लीमेंट किया तो फेज वाइज किया। जैसे जब ये स्कीम आई थी तो सिर्फ 4 शहरों के लिए थी, जिसमें कराची था, हैदराबाद था और फैसलाबाद था और तीसरा जो है एक बांग्लादेश का ढाका था। तो और ये सिर्फ कपड़े की सनत के लिए था। ग्रेजुअली इस इदारे ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता इदारे को लिया, फिर ग्रेजुअली इसका स्कोप बढ़ता चला गया। आज ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है और तमाम इंडस्ट्री और कमर्शियल इदारों को रजिस्टर करता है। लेकिन अभी भी अपने उस मुस्तकबिल से बहुत दूर है जहाँ हर शहरी को तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह सोशल सिक्योरिटी की सहूलत हासिल है। शहरी को सबसे कि आप जो एम्प्लॉइज हैं उनको चाहिए ना, एक आम शहरी तो मतलब जो नहीं, आम शहरी से मुराद ये कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, कारोबार करता है नहीं, जो कारोबार नहीं भी करता, कोई भी शख्स जो यूरोप में जो सोशल सिक्योरिटी का तस्वुर है वो ये है कि उसका हर शहरी को सोशल सिक्योरिटी की सहूलत हासिल है। और पाकिस्तान वो तो वेलफेयर स्टेट है ना जी, वेलफेयर हमारा वेलफेयर स्टेट तो नहीं है ना, वो तो ये तमाम चीजें जो आप बात कर रहे हैं वो वेलफेयर स्टेट में होता है जो हमने कन्वेंशन साइन किया। लेकिन बट वी आर नॉट अ वेलफेयर स्टेट, हम वेलफेयर स्टेट नहीं है। तो हमारे यहाँ तो हर शख्स को जो है गवर्नमेंट जो है वो जिम्मेदार नहीं है। वो तो उसने एक अस्पताल कायम कर दिया, जिना अस्पताल है या सिविल अस्पताल, अब्बासी लियारी जनरल अस्पताल है, कि आप वहाँ जाएं और वहाँ जाके इलाज कराएं। मेरा कहने का मतलब सेसी जो है वो नेचुरली इसमें एक आम आदमी जा सकता है इलाज के लिए। अच्छा, अब इसमें सोशल सिक्योरिटी में जो इसमें तरीक़ेकार है वो ये है कि अभी जो इसका स्कोप है वो इस तरह है कि कोई ऐसा वर्कर जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करता हो जो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड हो और प्लस उसकी वेज से रिलेटेड है, यानी कि हम हर वर्कर को रजिस्टर्ड नहीं करते। सोशल सिक्योरिटी का लॉ ये कहता है, उसकी डेफिनेशन में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर है, मालिक और मुलाजिम। अच्छा, मुलाजिम में ये कंडीशन तो नहीं है कि वो मैनेजर है या किसी और कैटेगरी में काम कर रहा है, स्किल्ड है अनस्किल्ड है। उसके लिए ये है कि वो अगर मिनिमम वेज और उससे 5000 ऊपर, जो हमारी सेक्शन 75 कहती है, उसके अंदर है तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर रजिस्टर्ड हो सकता है। यानी कि इस वक्त कम से कम तनख्वाह 40,000 है। अगर कोई वर्कर किसी भी इंडस्ट्री में कमर्शियल इदारे में काम करता है वो 40,000 या 45,000 के दरमियान अपॉइंट होगा तो वो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड होगा। लेकिन अगर ऐसा वर्कर जो किसी इंडस्ट्री में 46,000 रुपये पे अपॉइंट होता है तो सोशल सिक्योरिटी के लिए इंटाइटल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस वक्त जो है इंडस्ट्री के उस वर्कर को कवर करते हैं जो इंतहाई कम तनख्वाह, कम मुलाजिम है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। नहीं, गवर्नमेंट का तो नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको पता है उसको तो अपना सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि इंडस्ट्रीज भी हैं, जिसमें एक दुकानदार है, सब आ जाते हैं, तमाम लोग वो भी आते हैं जो 40 और 45 के दरमियान इनकी तनख्वाह है जिस एम्प्लॉइज की, तो वो आपके रजिस्टर्ड हो सकता है, वो हो जाता है। अच्छा, जो अब रजिस्टर्ड हो गया उसका जो मालिक है वो उसकी तनख्वाह का 6% हमें देगा। अच्छा, उसकी तनख्वाह का 6% वो देगा जी हाँ। जैसे अब ये 40,000 है तो हमें 2400 रुपए महीना, 2400 रुपए महीना पर मंथ देगा। हाँ, पर एम्प्लॉय पर मंथ देगा। ठीक है ना। वो जब हमें वो दे देगा फर्स्ट मंथ, तो उसके बाद सोशल सिक्योरिटी उसे कार्ड जारी करती है जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड कहलाता है, जिसे 2021 में नाम तब थोड़ा सा तब्दील करके बेनज़ीर मजदूर कार्ड करार दिया गया है। वो डिजिटल कार्ड है, वो उसे मिल जाता है। उसके बाद वो वर्कर, उसके वालिदैन, उसके बीवी बच्चे, वो तमाम मेडिकल सहूलियात और जो हमारे माली फ़वाइद हैं उसका इंटाइटल हो जाता है। अच्छा, इसमें अभी तक आपके कितने हैं अस्पताल वगैरह कितने हैं आपके? अच्छा, अब इस तरह है कि इस वक्त हमारे पास तकरीबन 20,000 के करीब इंडस्ट्री और कमर्शियल यूनिट पूरे सिंध में रजिस्टर्ड हैं, जिसके 8 लाख मजदूर हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। और इन मजदूरों को जो माली तिब्बी इमदाद देने के लिए सेसी के जो है 5 अस्पताल काम कर रहे हैं। 2 तैयार हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू है एम्प्लॉयमेंट वगैरह का, लेकिन वो स्टार्ट हो गए हैं। उसमें
जिसमें एक सक्खर में भी है। आपने ये लिखा हुआ ना 5 अस्पताल हैं। जी हाँ, 5 अस्पताल, 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, 42 डिस्पेंसरियां हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल। और सक्खर में नए अस्पताल की तामीर आप शुरू कर रहे हैं? वो तामीर हो चुकी है। हो गया। अच्छा, सिटी स्कैन है, इमरजेंसी है, ओपीडी की सहूलत है। हाँ, तमाम सहूलियत हमारे पास है। इवन ये कैंसर तक का हमारे यहाँ इलाज है। ओके, उसके बाद 24/7 जो है इमरजेंसी की सहूलत, अस्पताल में मरीजों को दवाई फरामी है। मेहनत कशों उनके अहल खाना को 8 किस्म के माली मराद फराम की जाती है। माली मराद से क्या मुराद? हाँ, माली मुराद से मुराद है कि सोशल सिक्योरिटी जो है तकरीबन 9 के करीब जो है कैश बेनिफिट देता है, जो उसकी बुनियादी एक जो दूसरा पार्ट है। एक तो ये हो गया हम मेडिकल सहूलियात देते हैं, दूसरा इसका है कि हम कैश बेनिफिट देते हैं। कैश बेनिफिट क्या देते हैं कि एक वर्कर जो बीमार हो गया और वो हमारे अस्पताल या डिस्पेंसरी में आता है और हमारा डॉक्टर उसे छुट्टी लिख देता है कि भैया अभी आप फिट नहीं है मुलाजमत पे जाने के लिए, तो जितने दिन, 2 दिन से ज़्यादा अगर वो जितने दिन भी छुट्टी पे होगा तो उसकी जो तनख्वाह आखिरी थी जो उसने शो की थी उसके एम्प्लॉयर ने, उसकी तनख्वाह का 75% सोशल सिक्योरिटी उसे देता है बीमारी की सूरत में। अच्छा। और ये कम से कम 120 दिन तो हम नॉर्मल दे देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी डिजीज में है जैसे उसे टीबी हो गया है, कैंसर हो गया या हेपेटाइटिस या कोई ऐसी कंडीशन है तो हम उसे 1 साल तक भी देते हैं। 75% जो उसकी लास्ट उसने सैलरी ड्रॉप आप देंगे, मालिक देने का जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मालिक देने का जिम्मेदार नहीं, वो तो निकाल देगा। जी जी, इतने लंबे अरसे में बिल्कुल बिल्कुल, वो सोशल सिक्योरिटी देता है। कानून ये है कि अगर किसी का भी इलाज हो रहा है तो उसे मालिक उस दरमियान मुलाजमत। अच्छा, अगर वो मरीज आपके यहाँ एडमिट नहीं होता, वो जाके किसी सरकारी अस्पताल में एडमिट हो जाता है, फिर नहीं, उस सूरत में भी इसे छुट्टी हमारे डॉक्टर से लेना होगी, क्योंकि अच्छा, हमारे पास रिकॉर्ड होना रेफर जो लेटर होगा वो आपके पास, छुट्टी का लेटर हमसे लेना। इलाज वो कहीं से भी करा सकता है, अगर वो हमारे इलाज से मुतमईन नहीं है तो उसे हमारे पास, हमारे सरकारी डॉक्टर के पास आना पड़ेगा, सेसी के वली का अस्पताल में या हमारी डिस्पेंसरी में, तो डॉक्टर उसे छुट्टी लिख देगा। तो उस छुट्टी की बुनियाद पे हम उसे जो है पैसे दे देंगे। आपका मेन अस्पताल कहाँ पे? हमारे कराची में 2 बड़े अस्पताल हैं, एक बनारस पे वली का हॉस्पिटल है और एक लांडी में अस्पताल चौरंगी कहलाती है, उसी वाले से मशहूर है। किडनी के हवाले नहीं, वो लांडी हॉस्पिटल जो है हमारा, वो अच्छा। सोशल सिक्योरिटी लांडी हॉस्पिटल है। तीसरा हमारा किडनी सेंटर है जो मलिर जेल के साथ है। ठीक है। अच्छा, मैं अपनी बात कैश बेनिफिट वाली अगर आप कहें तो मुकम्मल कर दूं। जी जी, क्योंकि इसमें हमारे वो, क्योंकि इस प्रोग्राम के तवस्सुस से बहुत सारे लोगों तक इसके बेनिफिट चले जाएं और वो उसको हासिल कर लें तो एक अच्छा काम होगा। ये हमारे सिकनेस बेनिफिट है। इसके अलावा हमारा इंजरी भी है, क्योंकि हम इंडस्ट्री को रजिस्टर करते हैं तो अगर कोई वर्कर जख्मी हो जाता है तो उसका इलाज तो सीसी में होगा, लेकिन जब तक वो फिट नहीं हो जाता तो उसे 100% तनख्वाह मिलती है। मतलब उसकी उंगली कट गई, हाथ कट गया, कौन देगा वो तनख्वाह? वो भी सोशल सिक्योरिटी, तमाम बेनिफिट सेसी देता है, मतलब कि 100% देगा। 100% देता है। अच्छा, तीसरा हमारा इसमें जो है वो ख़वातीन के लिए बेनिफिट है कि अगर मैटरनिटी जिस तरह लीव होती है, कानून है कि उन्हें 112 हफ्ते की छुट्टी उन्हें मिलती है, तो वो जब वो मैटरनिटी लीव पर जाएंगी तो छुट्टी भी सोशल सिक्योरिटी का हॉस्पिटल लिखेगा, उन्हें आना पड़ेगा, हमारी जो मैटरनिटी का डिपार्टमेंट है वो छुट्टी लिखेगा और उसे 100% हम उस पीरियड में तनख्वाह देते हैं 3 महीने की। भले उसको उसका अदारा दे या ना दे? नहीं, वो अदारा नहीं देगा, ये सब सेसी ही देगा। सेसी देगा आपको। वो उसने जो हमें 2400 रुपये दे दिए, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोशल, एक बंदे ने 2400 रुपये दिए, उसके बाद वो कब से आपके लिए एप्लीकेशन, मतलब कि अहल हो जाता है? जिस दिन उसका हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया उसके उसी दिन से वो हमारे पास जो है उन सारी बेनिफिट के लिए। इसमें एक और मैं आपको बता चलूँ, ये तो हो गया हमारा इद्दत। अच्छा, इसी तरह इद्दत का अगर किसी शौहर किसी इद्दत के दौरान, समझ गया, उसका इद्दत का जो पीरियड है 4 महीने का, उसमें से तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, 2 और हमारे बड़े बेनिफिट्स हैं पेंशन के, कि अगर वो मजदूर जो जख्मी हुआ था, अगर वो डिसेबल हो गया है, अब काम के काबिल नहीं है, तो फिर हम उसे 2 पेंशन देते हैं। एक डिसेबल पेंशन कहलाती है और ताहयात, और एक फुल पेंशन है। इसी तरह अगर काम के दौरान किसी की डेथ हो जाती है और उसका कार्ड बना हुआ था तो उसके भी जितने भी पसमानदगान हैं उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, जो गवर्नमेंट का प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है। जी, मुख्तार हुसैन अवान साहब, आप हैं सदर पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन मेंबर गवर्नर बॉडी, आप इनके नुमाइंदा हैं, आप तो मेहनत कशों के आप नुमाइंदा है ना, आप सेटिस्फाई हैं सेसी से? देखिए जी, काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हैं और मसाइल भी बहुत ज़्यादा, मुझे अंदाजा है। मसाइल इस किस्म के कि ट्रेन स्टाफ नहीं है। अच्छा, काफ़ी अरसे से हॉस्पिटल में काफ़ी अरसे से न्यू अपॉइंटमेंट नहीं की, तो अनट्रेंड स्टाफ होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अनट्रेंड स्टाफ से क्या मुराद है आपकी? मतलब कि डॉक्टर, देखिए अब अताई डॉक्टर हैं, जारी डॉक्टर नहीं, अगर आपने नर्सिंग स्टाफ अपनी मुलाजमत पे नहीं रखा, पैरामेडिकल स्टाफ की बात, पैरामेडिकल स्टाफ आपने अपॉइंट नहीं किया, तो आप काम चला रहे हैं ना। आपने जिना अस्पताल के जो ट्रेनिंग हासिल करने वाले लोग होते हैं उनको अगर आपने रखा हुआ है तो वो उस तरीके से अपना काम अंजाम नहीं दे पाते। कह रहे हैं तो पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। कोई नुकसान हुआ, कोई मिसाल है? देखिए जी, नुकसान तो ये
है कि आप जब अनट्रेंड लोग होंगे तो उनके काम करने से वो एफिशिएंसी नहीं आती। अच्छा, आप अगर आपका मेहनत का अगर कोई बीमार हो जाता है, जी जी, चूंकि आप जो है यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन के काफी बड़ी बॉडी है, तो इसका अगर कोई मजदूर बीमार हो जाता है तो आप जाते हो सेसी अस्पताल या फिर आप जिना और सिविल जाते हो? नहीं जी, पहले हम सेसी जाते हैं। अच्छा। सेसी में अब कुछ चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई हैं। जब सईद गनी साहब ने चार्ज संभाला है तो मेडिकल साइड पे दवाइयों की जो पहले सईद गनी तो अभी 2 महीने हुए हैं आए हुए यार, आते साथ ही इन्होंने इनकलाबी तब्दीलियां की हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इससे पहले बहुत बुरा हाल था, दवाइयाँ बिल्कुल लोकल कंपनीज की आ रही थी। अब जब लोकल कंपनी की दवाई होती है तो वो उस तरीके से इफेक्ट नहीं होती मरीज पर, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़े। तो आप क्या इंपोर्टेड दवाइयाँ मिल रही हैं? अब अच्छी कंपनियों की दवाएं, अच्छी मतलब लोकली अच्छी कंपनी की लोकली दवाइयाँ अच्छी मिल रही हैं। कंपनी। तो आप लोग मुतमईन नहीं है अभी भी उस तरीके से मुतमईन नहीं है हम इलाज से। अच्छा, कि जिस तरीके से जितना बजट है, जितने फंड्स हैं। आप सेसी के नुमाइंदा हो, उसमें कारकुन हो, तो आपको क्या होता है कि सेसी वाले चूंकि आप नुमाइंदा हो तो आपको ज्यादा मतलब तवज्जो देते हैं, एक आम आदमी को मजदूर को कम तवज्जो दें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। मैं भी सोशल सिक्योरिटी का सिक्योर्ड वर्कर हूँ। बिल्कुल सही। वही दवा लेता हूँ, वही उसी तरीके से। अगर कोई स्पेशल मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 100% कोई चीज भी सही तो होती नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह की जात है जो 100% सही होती है। ठीक है जी। अब बात ये है कि हमारे तो पाकिस्तान के अंदर तमाम अदारे एक जैसे ही हैं कि आप सरकारी जो भी अदारे ले लेते उससे तो कुछ लोग मुतमईन होते हैं, कुछ मुतमईन नहीं होते, ये तो खैर सबका ही है। अच्छा, कुछ चीजों को बेहतर करने की हमने कोशिश की है। यानी जिस तरह पहले अगर किसी वर्कर ने अपने पास से पैसे खर्च कर लिए 10,000 तक, तो वो उसको उसी के हॉस्पिटल से यानी वलीका से इलाज करा रहे हैं तो वहीं से उसको 10,000 मिल जाएंगे। अगर लंडी में करा रहे हैं तो वहीं से 10,000 मिल जाएंगे। उस लिमिट कैश को मिल जाएंगे, कैश मिल जाएंगे। हाँ। अब हमने उस लिमिट को 1.5 लाख तक ले गए। नहीं, मतलब ये क्या कि वो कैश किस सूरत में मिलेंगे कि अगर कहीं और से उसने इलाज करा लिया? अगर वो यहाँ आया और यहाँ टेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसको रेफर किया, उसने अपने पैसों वो तो से बता रहे थे ना, वो जैसे कहते हैं कोई लेटर लिख दिया आपने, उनको रेफर कर दिया, वो रिएम्बर्समेंट हो जाता है। हाँ, ये रिएम्बर्समेंट था। अब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी पैनल पे लिए। अच्छा, तो सुना ये कि आप लोग जो है वो चूंकि आप लोग जिम्मेदारान हो, जो सुना है हमने भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं करा, कि वो कहते हैं कि जनाब जो हमारे नुमाइंदा सेसी में बैठे हुए हैं वो सारी अय्याशी वही करते हैं, एक आम मजदूर जो होता है वो मतलब कि वो बहुत ज्यादा कहने को किसी को कुछ नहीं कह सकते। हाँ, सेसी का जो वहाँ लोग इलाज करा रहे हैं वो अगर कहें कि हमारे गवर्निंग बॉडी के मेंबर हमारी उस तरीके सारी फैसिलिटी आप लोग उठा रहे हो, तो ऐसा नहीं, मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई चले आज प्रूफ नहीं ला सकते आप। ठीक है जी। जी हुसैन बादशाह साहब, आप चेयरमैन है कराची डॉक लेबर बोर्ड वर्कर्स यूनियन के और पीपल्स लेबर यूनियन के, आप कराची डिवीजन के आप जो है पोर्ट कासिम के जनरल सेक्रेटरी। पोर्ट कासिम तो बहुत बड़ा इदारा है यार, क्या सूरत हाल क्या है? सेसी से आप भी मुतमईन हो नहीं मुतमईन हो? सर, सेसी जो है ना एक बहुत जबरदस्त किस्म का इदारा वो तो है, और कवानीन और भी जैसा भाई ने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे तो ख्याल है कि बड़ा आइडियल इदारा है ये यार जी। और इसके जो है ना, और इसका मेरे ख्याल है जमाल साहब जो है ना एक चीज़ क्लेरिफाई सही नहीं कर सके, क्या कि इसके लिए जो है ना एक उसका हवाला देते हैं 1932 का कंपनसेशन एक्ट है या कोई उसका उस जो कंपनीज एक्ट जो है उसके तहत जो लोग आते हैं उसी को रजिस्टर करते हैं। क्योंकि हमारे जो पोर्ट कासिम के वर्कर हैं उसके लिए हमने काफ़ी तगोदो की, जिस वक्त ख्वाजा अवान साहब के टाइम से वो जब मिनिस्टर थे, कि हम जो है ना हमारे जो डाक वर्कर हैं पोर्ट कासिम के उनको भी सेसी में रजिस्टर किया जाए, लेकिन वो उनके जो है ना उस पर वो क्वालिफाई नहीं करते थे। हाँ, तो उसमें मतलब है कि मेरा ख्याल है सिर्फ सैलरी का वो नहीं है, इसमें जो है ना वो एक लाए कि जहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो रही है, कोई चीज़ बन रही है किसी कारखाने में, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सिर्फ वही वर्क है। जहाँ पे सर्विसेज हैं जैसे पोर्ट्स के जो वर्कर हैं वो जो है ना इसमें कवर नहीं करते हैं ये लोग। अच्छा, तो एक तो ये जी ये जो है चीज़ क्लेरिफाई होनी चाहिए कि ये जो है हम, और अभी अगर कोई लॉ पास हो जाए कि तमाम वर्कर जो है उसमें आ जाए। तो मतलब ये जो डॉक्स पे काम कर रहे हैं, बंदरगाहों पे जो काम कर रहे हैं लेबर, ये कोई भी मतलब कि इनको कोई कवर नहीं है सेसी की? नहीं, कोई कवरेज नहीं है। तो ये वही सरकारी अस्पताल जाते हैं? जी बिल्कुल सरकारी नहीं, ये जो है ना वहाँ पे जो हमारी कंपनियाँ हैं वो मतलब है कि इनको पैनल हॉस्पिटल पे मुख्तलिफ, हाँ, मतलब वो पैनल अस्पताल देते हैं। हाँ, मतलब सेसी उसमें उनका कोई मददगार साबित नहीं होता? नहीं, सेसी का कोई वहाँ पे रोल नहीं है। तो आप कोशिशें कर रहे हैं?
जी, हमने तो पहले भी जो है ना वो की थी, जो वहाँ पे हमारे वो हैं एजाज अब्बासी साहब हैं, वहाँ के मिनिस्टर साहब से भी बात की थी। तो वो कह रहे हैं कि लॉ को जो है अमेंड करेंगे तो फिर ये सारे उसमें आ जाएंगे। जो अभी लेबर कोड बन रहा है, लेबर कोड अभी बन रहा है, प्रोसेस में, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना ये सारे कवर हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि जो बेनज़ीर मजदूर कार्ड जो है, जैसे आपने कहा कि वेलफेयर स्टेट, अभी जो मतलब है यहाँ पे कवानीन बनने जा रहे हैं, उसमें जो भी मतलब है कि एक बंदा अगर मतलब ठेला लगाता है उसका फ्रूट का, या मतलब है कि कोई कहीं पे ट्रांसपोर्ट वर्कर है, वो भी जो है सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो है उसको कवर कर रहे हैं। तो मतलब है कि जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि ये अभी तो खैर जो रजिस्टर 8 लाख वर्कर हैं उनको भी बेनज़ीर कार्ड नहीं मिला, कि उसके ऊपर बहुत स्लो हो रहा है। और बात ये कि जैसे हमारे जितने भी मतलब सरकारी इदारे हैं, सरकारी इदारों में मतलब हम क्या करते हैं कि जो हमारे टॉप पे जो होता है ना, जैसे मिनिस्टर होगा या कोई, उसी को हम टारगेट करते हैं। लेकिन नीचे जो है ना मतलब है कि कोई काम, सरकारी नौकरी का मतलब है कि कोई काम करना ही नहीं चाहता। जमात साहब भी नहीं कर रहे कोई काम? नहीं, मतलब है कि सारे इदारे चल रहे हैं तो कोई काम तो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं बहैसियत मजबूरी कह रहा हूँ कि अगर अपनी जिम्मेदारी, अभी मुझे जो लेकिन सेसी का निज़ाम में मैंने देखा, सुना है मैंने, वही मतलब जराए जो बताते हैं कि सेसी के निज़ाम में ये कि जिसकी ताकत होती है उसका काम जल्दी हो जाता है, जिसकी ताकत नहीं होती बेचारा वो रुलता रहता है। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा तो नहीं है, लेकिन मतलब है कि ओवरऑल जो है चीज़ें जो है, जैसे मतलब है कि ये वलीका हॉस्पिटल है, वहाँ से मुझे अभी भी तो 2 बच्चे मर गए वलीका में, अभी भी तो हुआ, अभी तकरीबन महीना भर पहले की बात है। जी, मतलब कि वहाँ पे बहुत नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है, और मतलब कि प्रॉपर जिस तरीके से लोगों की बड़ी शिकायत है कि भाई वार्डों में जो बिल्लियाँ घूम रही हैं, और ये गंदगी और बहुत सारी चीज़ें, मतलब है कि चूँकि सईद गनी साहब जो भी आए हैं उन्होंने काफ़ी मतलब कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद उनको करना चाहिए, क्योंकि लोग इस तरीके से मुतमईन नहीं है। आप अभी जो है ना वर्करों के दरमियान जाएंगे तो वो शिकायतों के अंबार लगा देंगे, और ज़ाहिर हाँ, तो हमें भी मतलब है कि वो पहुंचाते रहते हैं गिले शिकवे, मतलब है कि मुख्तलिफ तरीके से। मतलब है कि अस्पताल से आप मुतमईन नहीं है, सेसी से मुतमईन है। ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसके जो लॉज हैं अगर वो सही तरीके से, इदारे की अफादियत को मानते हैं, लेकिन ये है कि वो अफादियत जो है वहां जाकर निल हो जाता है जब वो एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब अस्पतालों वगैरह में एग्जीक्यूशन तो वही होगी ना। जी बिल्कुल। खैर बहरहाल नाज़रीन, ये भी गुफ्तगू से जारी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर रहेंगे तो इंशाल्लाह हम मजीद गुफ्तगू का सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में हम दोबारा हाजिर हैं, और आज की बात में हम आज सेहत के मसले को थोड़ा सा हमने इसको मरकूज़ किया है, और हम ये देखना चाहते हैं कि सेहत के मरकज़ में अक्सर लोग जानते हैं कि ये सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता कि सेसी भी है एक ऐसे अदारा है जो कि मज़दूरों के, ख़ास तौर पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 40,000 से 45,000 के दरमियान तक की तनख्वाह हासिल करते हैं, उनका इदारा उनको रजिस्टर्ड कराता है, तो उनको लिए बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। ये शायद एक आम आदमी को नहीं मालूम है, और हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जितनी मालूमात हम आपको दे सकें वो देंगे। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं हजरात, वो वसीम जमाल साहब हैं, हुसैन बादशाह साहब हैं, और मुख्तार हुसैन आवान साहब हैं, ये मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाइन पे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जनाब गुल जदून। ये एक समाजी रहनुमा है, और समाजी रहनुमा है और नायब सदर हैं सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन के भी। गुल जदून साहब अस्सलाम वालेकुम। वेलकम नाज़रीन, बात ये कि ये एक प्रोग्राम के दौरान आपने एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था इसमें कि हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में जो है वो पटाखों की फैक्ट्री में एक धमाका हुआ था, जिसमें कि हमारे ब्यूरो चीफ हैदराबाद के जो है उनको सारी रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, आपने देखा भी। बहरहाल अब हम प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं। तो ये प्रोग्राम में हम सबसे पहले लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं गुल जदून साहब। ये गुल जदून साहब जो है, तो मैंने पहले ही बताया था कि समाजी रहनुमा है और नायब सदर हैं सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन के। गुल जदून साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिज़ोवन की चीफ एग्जीक्यूटिव बिलाल साहब। थैंक यू। अब बात यह है कि गुलजदून साहब ये बताइए कि लांडी का जो अस्पताल है सेसी का, उसकी क्या कारकर्दगी है? सर इसका कारकर्दगी बिल्कुल 0 है। ऐसा कारकर्दगी है कि आप 2025 वाला बात को छोड़ दो। मैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जो है ना आज से 1973 में उसने इसका बुनियाद रखा, और मजदूर के लिए उसने जो बात सोची थी तो वो मैं क्या बताऊं, लेकिन उसको हाल ऐसा कर दिया कि आज उसमें हर चीज नाकिस है। डॉक्टर नहीं है, वो मेट्रिक पास जो है ना वो वार्ड पे बिठाए हुए, रात को जो है ना उनसे डॉक्टर बनाए हुए, और रात को लोगों को नशे का इंजेक्शन लगाते। रात को जो है ना वहाँ पे जो मरीज होते तो सबके लिए वो जिनका माँ बाप है बूढ़े वो दाखिल करते, तो वो नशे पे आदि किए हुए रात का। नहीं गुलजदून साहब मेरी बात सुने। बात ये है कि आप कह रहे हो नशा के इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये क्या कुछ सबूत है कोई?
या सिर्फ इल्जाम है, ये अफवाह है? वहाँ पे एक जगह पे जो है ना सारे सिरंजे भर के हर मरीज के लिए वो सबूत तो नहीं देते, और एक जगह पे जो डिस्पेंसर होते हैं जो मरीज जिस मरीज का जो भी मरीज हो तो रात को उनको सबको लगे ताकि जो है सारा रात सोए रहे। तो बहुत सारे लोग इसका आदी हो गया। अच्छा, मतलब ये क्या आप कहते हैं कि वो नींद का इंजेक्शन देते हैं ताकि वो सोते रहें? डायज़ापम का हो गया या आपके किसी और भी उसका हो गया। जी आगे फिर इलाज के हवाले से बताएं कि वहाँ मजदूर कारखानों का इलाका है वो लांडी और कायदाबाद, तो वहाँ के जो मजदूर हैं उनको क्या फायदा होता है उन अस्पतालों से? उनको 100 में 5% फायदा नहीं है सर। 1500 से पेमेंट जो है ना ऐसा कारखाना है जिसमें 3000 आदमी है, हाँ। किसी में 2000 आदमी है, किसी में 1000, और ये जो इलामी एरिया का कारखाने सारे मुंसलिक है, उसमें करोड़ों अरबों रुपए जो है ना महीने का कारखानों पर जाता है सर। और उसमें एक कंपनी में अगर 2000 उसमें 10 आदमी भी सही तरीके से जो ना वो बीमार नहीं होते, लेकिन वो सारा बजट उनके ऊपर खर्च नहीं होते। लिबार्ट्री नाकिस है, अब लिबार्ट्री में कोई टेस्ट करो तो वहाँ आपका तो अगर खून का टेस्ट वो लिबार्ट्री में 6% बताएगा, कुछ आप बताएगा कि मेरे ख्याल में गुलजदुन साहब आप जहाँ खड़े हैं वहाँ का सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो। अच्छा, आप आगे पीछे हो, आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है। सही है, मैं तो ऊपर जो है ना ऊपर जी बोले। तो फिर अभी आप मुझे बताइए कि शिकायतें जो वहाँ पर मजदूरों की हैं, उन मजदूरों की शिकायत लेकर आप किसी जिम्मेदार के पास वहाँ गए अस्पतालों में? सर वहाँ जो डीएमएस है जुल्फकार साहब तकरीबन अस्पताल का डीएमएस है, और जबर एमएस जो है ना जबर के अमहानी साहब है, लेकिन ये लोग भी वो वहाँ का इंतजामिया वहाँ का जो लोग मुसलत है ये भी उनसे मजबूर है, ये भी उनका माता है, उनका बात नहीं माना जाते। नाकस स्टाफ रखा हुआ है और उनका सारा ड्यूटी 4 घंटे ड्यूटी है, सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे से बाद आपको अस्पताल में कोई भी जिम्मेदार आदमी नजर नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, शुक्रिया गुलजदुन साहब। ये गुलजदुन साहब थे कि एक समाजी रहनुमा थे और काफी दिनों से ये जो है ये आवाज भी उठा रहे थे। जी वसीम जमाल साहब, मतलब कि आप तो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखें, ये जिस एरिया में हमारा लाडी हॉस्पिटल मौजूद है ये बड़ा गंजान आबादी है जी। और ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है, और कराची का हमारा जो लाडी हॉस्पिटल है ये तकरीबन कुछ 40 साल पुराना है। तो यहाँ पेशेंट का इतना रश है कि सुबह के वक्त हम ओपीडी करते हैं तो वहाँ तकरीबन 2000 के करीब पेशेंट आता है, और रात में जो हमारा इमरजेंसी है लेकिन इमरजेंसी में भी चूंकि आबादी का इतना वहाँ बड़ा वॉल्यूम है कि रात में जो हमारा डॉक्टर बैठता है उसके बाद भी रोजाना की 800 के करीब इमरजेंसी, जबकि वो इमरजेंसी नहीं है, वो ओपीडी है। लेकिन चूंकि किसी के भी बच्चे के पेट में दर्द हो, कुछ और हो, वालिद बीमार हो, तो ये एक तो हाँ बिल्कुल इसमें वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने खुद अपनी यही, उसको मेरे ख्याल में डॉक्टर बेहतर बता सकेगा कि वो जो नशे का इंजेक्शन है वो मे भी हो सकता है पेन किलर हो या कोई और रात में पेशेंट को जरूरत है, वो डॉक्टर इसको क्लियर करेगा कि वो पेशेंट उनके मुराद क्या है। अच्छा, दूसरा ये कि लाडी हॉस्पिटल हमारा जो बजट है वो बहुत बड़ा बजट है, तकरीबन 1.5 अरब रुपए का लाडी का कम बेश जो हमारा बजट है। दवाइयाँ नहीं मिलती? दवाइयाँ बिल्कुल मिलती हैं। अच्छा, दवाइयों में सोशल सिक्योरिटी का ये है कि अगर कोई पेशेंट वहाँ आ जाता है, सीसी में आता है, तो दवाइयाँ उसकी चाहे 1000 रुपए की हैं 10 लाख रुपए की, वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इवन ये कि हम कैंसर की मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, और एक पेशेंट का ऊपर तकरीबन 1,25,000 रुपए की दवाई जो है वो पेशेंट वो लेकर जाता है। सेकेंडली हमारे पास ये पिछली जीबी में अब से तकरीबन कोई 6 महीने पहले इसको गवर्निंग बॉडी ने क्लियर किया है कि अगर कोई इलाज हमारे पास अवेलेबल नहीं है या हमारा कंसल्टेंट या डॉक्टर ये समझता है कि इलाज हम ये नहीं कर सकते, तो उसके अंदर में रेफरल हॉस्पिटल ले लिए हैं, जिसमें कराची के बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन एक प्राइवेट अस्पताल, एक कराची के सबसे बड़े हॉस्पिटल को छोड़कर तमाम हॉस्पिटल इस वक्त हमारे पैनल पे हैं, कराची से लेकर सक्कर तक। अच्छा, आपके रेफरेंस पे वो वहां जाते हैं, और अभी भी हम 2-3 केसों में ऐसा हुआ जिनकी आप बात कर रहे थे। आवाज साहब से पूछना जी, मुख्तार साहब आप क्या कहेंगे? आप जो ये बातें हो रही थी, आपकी बातों को थोड़ा सा ऑन भी किया। बिल्कुल, वो जो साहब बात कर रहे थे बिल्कुल सही, गुलजदुन साहब सही फरमा रहे थे। हमारा जो सेसी का सिस्टम है ना वो बिल्कुल क्रैप्स है। अच्छा। यानी 1 विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। अगर आप दवाई लेने के लिए जाते हैं ना तो वो इतना लंबा प्रोसेस कर देते हैं
कि बंदे की बीमारी सही होने के बजाय उल्टा बढ़ जाती है। तो हमें पेपर वर्क को कम करना चाहिए। मेडिसिन अब बेहतर होना शुरू हुई है और आगे चल के उम्मीद है कि इसमें मजीद बेहतरी आएगी। मगर फिलहाल जो सूरत हाल है, वर्कर बहुत परेशान है। वर्कर बहुत परेशान है। अगर किसी को अप्रूवल लेना पड़ता है, गवर्निंग बॉडी ने ये पास कर दिया है कि उसको 1.5 लाख तक फौरी तौर पर चेक दे के हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, उसके बावजूद भी MS साहिबान, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये सिस्टम को नाकाम करने की पूरी कोशिश करती है। इनकी पूरी कोशिश होती है कि मरीज इलाज से पहले ना फारिग हो जाए। कैंसर के मरीज को जिस वक्त दवाई मिलनी चाहिए उस वक्त दवाई नहीं मिलती, कई दफ़ा उसकी डोज लेट हो जाती है। अच्छा, इसलिए मौजूद नहीं होती दवाई, वो बात से मंगवानी पड़ती है। वो कहते हैं कि जी वो इस हफ्ते लगना इंजेक्शन, अगर किसी वर्कर को आज है तो उसको आज इंजेक्शन लगना है हर हाल में। अगर आपने आज नहीं लगाया, 2 दिन बाद लगाया, तो वो इंजेक्शन बेकार हो गया, क्योंकि कैंसर के मरीज के लिए ये ज़रूरी होता है। तो कैंसर के मरीजों को जहाँ फ्री दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ परेशानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। जी हुसैन शाह साहब, असल में बात यह है ना कि ये जो इदारा है SAC, इसके अंदर मैंने भी देखा बोर्ड मेंबर्स में जो है, एक बहुत बड़ी बात है कि उनको पता था कि SAC के हवाले से क्या बात है, लेकिन फिर ये मौजूद है, इनको दाद दीजिए कि जैसे बिल्कुल नहीं। वसीम जमाल साहब ने जो है ना काफी जबरदस्त किस्म का, बिल्कुल मौजूद जबरदस्त माशाल्लाह, और अपने सामने अपने इदारे के हवाले से गुफ्तगू सुने। लेकिन फिर अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर जगह होती हैं और मुंह छुपाने से कुछ नहीं होता, उसको डिफेंड करना चाहिए। सर अकाउंटेबिलिटी का और मतलब है कि चेक का जो है ना सिस्टम यहाँ पे जो है ना बिल्कुल वीक है। अगर मतलब ये हो, और जैसे मतलब है कि इसकी जो बॉडी है, मतलब जिसके अंदर 3 जो है ना वर्कर के नुमाइंदे हैं, 3 एम्प्लॉयर के नुमाइंदे हैं, तो कम से कम उनका ज़्यादा मतलब है कि वो बनता है कि चीज़ों को चेक करें। अगर वो चीज़ों को चेक नहीं करेंगे और उसके ऊपर जो है ना वो नहीं रखेंगे, नज़र नहीं रखेंगे। अच्छा, ये बात है कि एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयज जो है ना, एम्प्लॉइज की मफादात का ज़्यादा ख्याल करते हैं लोग। नहीं, एम्प्लॉइज मतलब कि वो जो ओनर्स की है, ओनर्स की सर वो तेरा नंबर आएगा, जो ओनर्स के जो नुमाइंदे हैं उनको ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं। सर बात ये कि ज़ाहिर है मतलब है कि ये तो हमारे मुआशरे का आलमी है, ये इसमें मतलब है कि बिल्कुल ये है, मतलब इसको अगर हम डिनाई करेंगे तो नहीं कर सकते कि ज़ाहिर है जो एम्प्लॉयर है, मतलब है कि जिनके पास पैसा है तो वो डोमिनेट करते हैं हर चीज़ को। तो लेकिन मतलब है कि अगर एक वर्कर है उसके लिए अगर वो कहते हैं SAC को, जब तक वो नहीं कहेंगे तो वो ये बेचते भी नहीं आगे। या मतलब है उनको अगर रीएम्बर्समेंट है तो रीएम्बर्समेंट भी ऐसे आसानी से नहीं हो जाती है जब तक वो नहीं कहेंगे, जब तक जो है वो कहेंगे नहीं। यहाँ पे जो है ना ये मेन जो है, जैसे मतलब बोर्ड बना हुआ है ना, देखिए उसमें फाइनेंस का सेक्रेटरी है, हेल्थ का सेक्रेटरी है, लेबर सेक्रेटरी है, और उसको जो है हेड कर रहे जो मिनिस्टर लेबर है। कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बना हुआ है। अगर पैसों का मसला है तो फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है, सब तो ये अच्छे तरीके से मतलब है कि वो हो सकते हैं। लेकिन वर्कर बॉडी अच्छी बनी हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब जैसे मतलब है कि इनको एक मतलब बॉडी में ये सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा हो। टाइम कम है, इसलिए टू दी पॉइंट जो भी बातें हुई हैं उसको आप समझ कीजिए। देखिए इसमें इस तरह है कि जो रिम्बर्समेंट का इशू काफ़ी अरसे से सोशल सिक्योरिटी में आ रहा था, और इसको फिर हमने बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व ये किया कि जैसे लांडी हॉस्पिटल है, वहाँ हमने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी बना दी। उसमें वहीं के मुकामी हमने 3 रहनुमा रखे। ये तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। अच्छा ठीक है। ये उन्होंने कहा कैंसर के मरीज को फौरी तौर पर दवा नहीं मिलती। देखिए ये ज़रूर हो सकता है कि किसी मेडिसिन की सप्लाई में टेंडर, चूंकि हम ये सारी मेडिसिन थ्रू टेंडर खरीदते हैं, और जो एक आपको पता है सेप्रा और दीगर कवानीन की हमें उसको करना पड़ता है, तो उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि कभी हमारा टेंडर के बाद जिस कंपनी को हमने सेलेक्ट किया है वहां से सप्लाई में देर हो गई हो। अच्छा, कानून ये कहता है कि जिसको साल में जुलाई में हमने टेंडर में उठा लिया, सप्लाई उसी नहीं करनी है। तो मे भी ऐसा हो सकता है, इंसान ये मुमकिन है कि ये कह रहे हैं कि एक आम शिकायत है कि वक्त पे दवाई नहीं मिलती। और आपके कैंसर की बात आप कर रहे थे, कैंसर के दवा नहीं, वो किसी एक आध वक्त में हो सकती है, लेकिन नॉर्मली मैं ये कहूँगा कि दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। और दवाइयों के सिस्टम के लिए अभी हमने वलीका अस्पताल की बड़ी शिकायतें हैं, क्योंकि वलीका थोड़ा सा शहर से दूर है, इसलिए मीडिया जाता नहीं है वहाँ पे। अगर ये थोड़ा शहर के अंदर होता ना तो आए दिन जो है ना आप लोगों की खिंचाई होती। अच्छा, उसमें इशू जो है ना, जो टेक्निकल इशू मैं भी ओन करूंगा, सेल होना चाहिए जहाँ पे जो है ना वर्कर अपनी, अगर किसी को नहीं मिल रही है दवाई या किसी को अगर वो नहीं, उसको एक सेल तो होना चाहिए कि जहाँ पे ये बात कर रहे हैं। ये उन्होंने बहुत वैलिड पॉइंट बात की है। कोई ऐसा सेल अगर शिकायत अजाली के लिए? देखिए इसके अंदर वैसे तो एक सिस्टम हमारे पास मौजूद है कमिश्नर, लेकिन जो ये कमिश्नर साहब तो हमें नहीं मिलते तो इनको कहाँ से मिलेंगे? ये एक सेल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर कोई भी वर्कर कहीं से कंप्लेन करे, और बिल्कुल इसकी जरूरत है। लेकिन जो मेडिसिन है इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने एक HIMS सिस्टम जो है वो बना रहे हैं, और उसमें
पिछले बजट में जो जून का भी हमारा गया था 3 जून के अंदर, उसमें 20 करोड़ रुपए की रकम रखी है। तो उसमें हम उस सिस्टम पे जा रहे हैं कि जो वर्कर आएगा उसको जो भी दवाई मिलेगी वो सेंट्रलाइज उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगी। उसकी जो टेस्ट हुए वो उसमें ये इसी साल हो जाएगा। उसके अंदर उसकी नेटवर्किंग और तमाम चीज़ें हो गई हैं। टेंडर जो एक PIBT इदारा है पंजाब का बहुत बड़ा, उसने वो टेंडर हायर किया है और बेसिक काम उन्होंने कर लिया है। उम्मीद है कि 3 से 6 महीने में अगर हम वो सिस्टम बना लेते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और दवाइयाँ नज़र आएंगी कि इसको मिल गई हैं, और जो उसमें आगे पीछे कमी बेशी या कुछ गड़बड़ है तो वो सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी उसमें। तो वो बिल्कुल होगा कि वर्कर उसकी क्या रिपोर्ट आई उसको क्या दवाएगी, वो पूरा जिस तरह आपने थोड़ा कंप्यूटराइज हो जाएगा वो बिल्कुल उसको। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? मतलब ये आखिरी जुमला कहें, इसलिए कब टाइम जी बिल्कुल कंप्यूटराइज होने से सहूलत बिल्कुल हो जाएगी, मगर अब तक जो सूरत हाल है वो काफ़ी परेशान कौन है दवाओं के हिसाब से। मगर ये कि सईद गनी साहब ने आते साथ कुछ अच्छे इकदाम उठाए, कुछ अच्छे पोस्टों पे लोगों को लगाया है। अब उससे उम्मीद बनी है कि इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। नहीं मतलब नतीजे जाएंगी। और जो उन्होंने बात की उससे मुतमईन है आप? अच्छा, आपकी बातों से जो हवाले से बात की उन्होंने, जी जी, जो सेंट्रलाइज किया है ना वो बहुत अच्छा है सिस्टम को। ये बिल्कुल हम इसको सपोर्ट करेंगे जी में। जी सर, चेक एंड बैलेंस के लिए सिस्टम होना चाहिए जिसमें वर्कर के नुमाइंदे, एम्प्लॉयर के जिस तरह बॉडी बनी हुई है कम से कम उसमें जो एम्प्लॉयर और जो मतलब वर्कर्स हैं उनके नुमाइंदे ऐसे हों कि वो जाके चीज़ों को चेक करें, और अगर कोई शिकायत करे तो उसमें मतलब चलें ट्राइपार्टाइट हो जाए कि एक छोटी सी कमेटी हो जो मतलब है कि लोगों के। अभी इनके पास कोई ऐसा सेल नहीं है शिकायत का? मेरा ख्याल है नहीं है, ऐसा मौजूद है। और उसमें हर जैसे लांडी की जो लाठी है उसके 3 अहदेदार हैं। साइट में जो हमारा वली का हॉस्पिटल उसके अंदर साइट एम्प्लॉयर के और मजदूरों के 3 नुमाइंदे। प्रॉब्लम ये है कि वो अगर डेली बेसिस पे उसको मॉनिटर करे तो चीजें वहाँ ज्यादा बेहतर है। मतलब सेल जो आपका महकमा शिकायत का वो सही कार्य नहीं कर रहा है। वो अभी जो जिस सेल की बात कर रहे हैं वो तो अभी बना नहीं है, लेकिन जो हमने अस्पताल लेवल पे बनाया है वो वर्किंग नहीं कर रहा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। नाज़रीन, बात ये है कि हमने कोशिश तो की कि हम तमाम चीज़ों को इसमें कवर कर सकें, लेकिन बिल्कुल हम आइंदा भी आपसे इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम करते रहेंगे और आपको इससे जो आगाह करते रहेंगे कि हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी अपनी इफादियत क्या है और सीएसी की इफादियत क्या है, वो आपके सामने हमने रखी है। इंशाअल्लाह ताला किसी और वक्त पे भी हम इसको मज़ीद गुफ्तगू को सिलसिले जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपसे इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।